हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, देखिए कुछ लोगों का कुछ कमेंट्स आ रहा है कि मैम क्वेश्चंस करवाइए प्रीवियस ईयर के। तो मैं यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रही हूँ सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं। अलग से मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। जो आपके यूजीसी नेट के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है मैं यहाँ पे वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, और क्वेश्चंस में ऐसे अगर जैसे आप सभी लोग बोल रहे हैं कि मैम डेली क्वेश्चंस करवाइए, तो डेली क्वेश्चंस में यदि करवाऊंगी तो आप लोगों को पहले जब मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो आपको उससे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो भी क्वेश्चंस आपके, जैसे मैंने अभी आपको यूनिट सेकंड का पार्ट बी करवाया, उसका जो एक क्वेश्चंस आया हुआ था मैंने वो करवाया। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप आपको कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उनको भी करवा दूंगी। लेकिन यदि मैं अलग से क्वेश्चंस मैं यूनिट बाई यूनिट और टॉपिक बाई टॉपिक चल रही हूँ कि जो यूनिट में 4 पार्ट होते हैं, हर यूनिट में आपका 4 पार्ट है ABCD करके। यदि मैं ए पार्ट का आपका कॉन्सेप्ट करवाऊंगी तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए होंगे उनको करवाऊंगी, तो आपका इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चंस करवा दी हूँ बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ तो ऐसे पढ़ाने के लिए आपके पास किताबों की कोई कमी नहीं है। और गूगल है, यूट्यूब है, बहुत से प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे तो आजकल इतने वो सभी कोचिंग्स क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप समझ लीजिए उस चीज़ को तो आप क्वेश्चन उसका रीड कर लेंगे। यहाँ पे मैं जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ इसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको खुद लगता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन इतना ईजी था लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चंस को समझना। यदि मैं आपसे बोल दूं कि यदि मैं बोल दूं कि आप पार्ट सी के क्वेश्चंस निकाल के दीजिए तो क्या आप निकाल लेंगे? आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये पार्ट सी का है या पार्ट बी का है या पार्ट ए का है या यूनिट 1 का है या यूनिट सेकंड का, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए यदि जब हम क्वेश्चंस ही नहीं समझ पाएंगे तो उसका आंसर कैसे करेंगे? तो इसलिए क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है वहाँ पेपर हॉल में, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम लोग शिक्षा में अर्थशास्त्र की संकल्पना की बात कर रहे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम लोग अर्थशास्त्र की संकल्पना की बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र को शिक्षा में क्यों जोड़ दिया गया। ठीक है, हाँ क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि क्या था कि पहले जो शिक्षा थी हमारी व्यवसायीकरण नहीं करती थी, केवल शिक्षा निःशुल्क मानी जाती थी। लेकिन अब जो है शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाने लगा है। जब शिक्षा व्यवसायिक रूप में आ गई तो उसमें प्लानिंग, उसका बजट बनाना, किस तरीके से हमको क्या करना है, तो इस चीज़ को भी जोड़ दिया गया। हमने कल आपको पढ़ाया था, आपका जो टॉपिक थी इसमें शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण हो गया था। ठीक है, इसके बाद लागत लाभ विश्लेषण के बाद जो लागत प्रभावी विश्लेषण होता है वो भी हमने पढ़ा दिया था। उच्च शिक्षा आर्थिक प्रतिफल संकेतन सिद्धांत बना मानव पूंजी सिद्धांत। तो जो उच्च शिक्षा में आपका मानव पूंजी सिद्धांत एवं संकेतन सिद्धांत क्या है उच्च शिक्षा में, मतलब इनको उच्च शिक्षा के माध्यम से किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा। ठीक है, तो आपको आज हम लोगों को पढ़ना है कि शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। ठीक है, शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा। देखिए बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मैम डेली वीडियो अपलोड किया करिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली अपलोड वीडियो करूँ, ज़रूर से ज़रूर करूँ। लेकिन देखिए कुछ प्रॉब्लम मेरे पास भी होती है कि जिसके रहते हुए मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। अब जैसे देखिए आपको मैंने कई बार बताया कि मेरा मार्कर ख़त्म हो गया और मेरी इंक भी ख़त्म हो गई है, मेरा मार्कर जो है बेकार हो गया। तो मैं इस बेकार मार्कर में आप लोग सोच नहीं सकते हैं, मैं जो कपड़ों में लगाने वाली इंक होती है मैं उसको यूज कर रही हूँ इसमें, तो चल रहा है, क्योंकि मार्केट में ना ही इंक मिल रही है और ना ही मार्कर मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हमारी
हमारी क्लासेस बंद हो जाएंगी। लेकिन मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए कर सकती हूँ करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं आपका जो सिलेबस है उसको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। यदि बाद में कुछ छूटता है तो मैं उसको जल्दी समझा दूँगी। लेकिन यदि मैं वैसे मैं इतना टाइम ले नहीं रही हूँ किसी यूनिट में। अब एक यूनिट में 4 पार्ट होते हैं और एक पार्ट में आपका 3 से 4 दिन तो लग ही जाता है, ठीक है। तो आपका इतना टाइम लगता है, तो यदि 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती है तो हमारा टाइम मैनेजमेंट सही चल रहा है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और मैं सबसे ज़्यादा आपको बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे पढ़िए। और दूसरी चीज़, अपने जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर है उनको सबसे ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और दूसरी चीज़, अब तो हमारे मॉक टेस्ट आपको उसमें मिल सकते हैं। आप NTA की वेबसाइट पर जाके मॉक टेस्ट है, फर्स्ट पेपर पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देखिए, उसमें अपना टारगेट निश्चित कीजिए कि आप पेपर दीजिए, इसके बाद टारगेट बताइए कि आपका कितना आ रहा है। तो इससे आप लोगों को यही चीज़ बता रहे हैं, यदि हम लोग शुरुआत से ही ये चीज़ करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो नेट है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप अभी से, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को ये काम करना है कि आपको NTA की वेबसाइट पे जाना है और उस पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी ईयर्स का पेपर आपको जो लगाना है, इसके बाद आपको आपके आंसर शीट अपने पेपर्स में किसी कॉपी में लिखना है, आंसर लिखना है। इसके बाद उसके राइट ऑप्शन को देखना है। आपका जो टारगेट आ रहा है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं सेकंड पेपर में एंड फर्स्ट पेपर में, वो हमको बताना है कमेंट्स बॉक्स में जाके। और इसके बाद केवल इतना ही नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को जो आपके रॉन्ग हुए हैं उनको आपको फिर से वो चीज़ करना है, मिलाना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। ये करने के बाद आपको ये चीज़ फिर से करनी है कि इसका जो आपने क्वेश्चंस लगाया, आपके यदि 100 क्वेश्चंस में आपके 50 क्वेश्चन सही निकले, ठीक है, लेकिन फिर उनको मिलाना है कि जो 50 क्वेश्चंस रॉन्ग निकले उनका राइट आंसर क्या था। फिर से आप उनको जब करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा ये और अच्छा होगा, आपकी जो मेमोरी क्षमता है वो भी अच्छी होती जाएगी। ये प्रैक्टिस होती है, इसी से हमारे बहुत क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, ठीक है। तो हमको पढ़ना है शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा। जैसे हम यदि हम एजुकेशन में, जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो शिक्षा को हमको व्यवसाय के रूप में देखनी है। यदि हमको सभी को शिक्षित करनी है तो एजुकेशन के लिए जो वित्त आ रहा है, एजुकेशन के लिए जो फाइनेंस आ रहा है वो कौन दे रहा है, इसमें हमको ये पढ़ना है कि शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, जो एजुकेशन में वित्त आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम के लिए जो वित्त आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। पहले क्या थी कि जो शिक्षा होती थी हमारे सामाजिक विकास का और सांस्कृतिक विकास का सूचक मानी जाती थी वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में या मध्यकाल में हमें जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था हमारे चरित्र का निर्माण था और हमारे सामाजिक विकास, नेतृत्व का विकास, इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। हमारे उच्च अच्छे निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, समाज में व्यक्ति रह सके, इसके लिए शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब शिक्षा इसके लिए दी जाती है कि जिससे हम अपने आर्थिक स्तर को भी ऊंचा कर सकें, कुछ धन कमा सकें और हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सके। तो अब शिक्षा की व्यवस्था है, जो शिक्षा इसलिए दी जाती है, जो प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य केवल होता था सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता था। लेकिन अब जो शिक्षा दी जाती है उसका काम होता है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास ना होकर, ये तो होता ही होता है, इसके साथ आर्थिक विकास भी होता है, ठीक है। इसमें शैक्षिक वित्त की व्यवस्था की धारणा के अंतर्गत हम करते हैं कि जो हमारी शिक्षा के लिए जो सरकारी संस्थाएं हैं या निजी संस्थाएं हैं, ये शिक्षा के लिए कितनी फाइनेंस की व्यवस्था कर रही हैं, शिक्षा के ऊपर कितना खर्च कर रही हैं, शिक्षा के लिए कितना दे रही हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार होती है, जो बजट में से कितना शिक्षा के लिए खर्च कर रही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएँ हैं वो शिक्षा पे कितना दे रही हैं। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ होती हैं, ठीक है, सबसे पहले होगा जो हमारी निजी संस्थाएं होती हैं जो हमारी निजी संस्थाएं होती हैं या सरकारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। सरकारी संस्थाएं हो गई, निजी संस्थाएं होगी, ये शिक्षा पर कितना खर्च कर रही हैं। जो सरकार होगी बजट का,
कितना % खर्च कर रही है हमारी शिक्षा पर, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, जैसे विश्व बैंक हो गया आपका, विश्व बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, विश्व बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, ये विश्व बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, एवं गैर सरकारी संस्थाएं भी होती हैं, ठीक है, गैर सरकारी संस्थाएं भी होती हैं, कुछ जैसे निजी संस्थाएं हो गई, ठीक है, NGOs हो गए हमारे, NGOs हो गए। तो NGO संस्थाएं होती हैं, तो ये जो शिक्षा के ऊपर कितना खर्च कर रही है, वित्त की व्यवस्था कौन कर रहा है, ठीक है, जो शिक्षा के वित्त की व्यवस्था है, फाइनेंस की व्यवस्था है, कौन कर रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है शैक्षिक वित्त की व्यवस्था का, कि जो हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा को सुलभ कराना, व्यक्ति के जो भारत में सभी व्यक्ति हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था देना, शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए हो सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली हो, ऐसा इसके लिए जो बजट रखा जाए इस तरीके का हो कि सभी लोग शिक्षा को पा सकें। जैसे क्या होता है कि हम जब कोई भी बजट बनाते हैं छोटे रूप में देखते हैं, जैसे घर है, फैमिली होती है, फैमिली में जैसे किसी का 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये मांगता है, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो बजट बनाएगा, यदि वो बजट बना के काम करेगा तो क्या होगा कि जो उसकी घर होगा वो सुचारू रूप से चलेगा, व्यवस्थित रूप से चलेगा। यदि उसका 10,000 रुपये महीने का खर्चा और वो 20,000 रुपये का उसका मान लीजिए कि बजट बन रहा है, तो कैसे फिर उसका घर चल सकता है। तो यही होता है कि शिक्षा, यहाँ पे हम लोग शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा यही है कि जो हमारी शिक्षा के ऊपर है कि सरकार बजट का कितने % खर्च कर रही है और किस तरीके से अनेक प्रावधानों को लागू करके शिक्षा की व्यवस्था इस तरीके से बनाई जाए कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी के लिए सुलभ हो सके, सभी लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए क्या होगा कि सरकारी निजी संस्थाएं होती हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है, गैर सरकारी NGOs भी होते हैं, सभी लोग शिक्षा में अपना वो करते हैं, योगदान देते हैं शिक्षा की व्यवस्था में। जैसे बजट का है तो इसमें कहेंगे, जैसे बजट का है तो इसमें 10,000 रुपये है, तो शिक्षा के लिए जो भारत सरकार होती है या प्रत्येक घर होता है, बहुत छोटे रूप में हम समझ रहे हैं को कि सभी कोई शिक्षा के ऊपर या किसी भी अन्य खर्च के ऊपर अपने बजट के हिसाब से ही खर्चा करेगा। यदि 10,000 रुपये उसका बजट है तो 10,000 में से ही वो अपनी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति है, उनका खर्चा करेगा। इसके बाद उसी में से मान लीजिए 10,000 रुपये है, इसमें से वो 2,000 रुपये 2,000 रुपये अपने किस पे, खाना खर्चे पे करता है, 1,000 रुपये मान लीजिए अपना उस पर बच्चों की शिक्षा पे करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, जैसे जिसकी 10,000 रुपये इनकम होगा वो कम करेगा अपने बच्चों की शिक्षा पे कर, जिसकी 20,000 रुपये होगा वो उस हिसाब से करेगा, किसी की 1,00,000 रुपये होगी तो वो उस हिसाब से करेगा अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च। तो बजट के आधार पर ही, जैसे 20,000 रुपये मान लीजिए उसने खाना खर्चे पे कर लिया, 2,000 रुपये खाना खर्चे पे कर लिया, 1,000 रुपये उसने अपनी क्या है कि बच्चों की शिक्षा पे कर लिया। इसके बाद अन्य ज़रूरतें हैं, ठीक है, 2 या 4,000 रुपये अन्य ज़रूरतों पे कर लिया, ठीक है, 4,000 रुपये। इसके बाद उसके, ठीक है, जो पैसा बचता है कुछ वो सेविंग भी करेगा भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चों को शादी भी करनी है, ठीक है, बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा भी दिलवानी है। अभी तो ठीक है, कोई शिक्षा छोटी होती है, शिक्षा छोटे स्तर से बड़े स्तर पे पढ़ती है, तो क्या होता है कि बच्चों की शादी भी करनी है, अन्य कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई डॉक्टरी इलाज के लिए पैसे की जरूरत, तो वो सेविंग भी करता है। तो अपने बजट के हिसाब से वो उसी तरीके से अपनी व्यवस्था बनाता है। तो यही यहाँ पे है कि शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा की शिक्षा के लिए हम जो बजट के हिसाब से जो शिक्षा की व्यवस्था बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो शिक्षा वित्त व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इसमें यही आता है, ठीक है, इसमें यही आता है आपके कि जैसे शिक्षा के लिए बजट का कितना खर्चा किया जाए, कितना पैसा हो जो हमें शिक्षा की व्यवस्थाओं के रूप में लगाया जाना चाहिए, कि बजट की राशि का कितना % भाग, कितना पैसा हमें अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं पर खर्च करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है जैसे शैक्षणिक अनुसंधान कार्यक्रम होते हैं, शैक्षणिक अनुसंधान जो रिसर्च से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं उन पर उनकी वित्त व्यवस्था किस तरीके से की जाए, ठीक है, उनकी वित्त व्यवस्था किस तरीके से की जाए, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका। और जो आपके सरकारी क्षेत्र होते हैं या निजी क्षेत्र होते हैं, शैक्षणिक व्यवस्थाओं का उन्नयन जो होता है किस तरीके से इसमें सहायता की जाए, ठीक है। जैसे आपका प्राथमिक शिक्षा हो गई, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक,
माध्यमिक, उच्च शिक्षा हो गई, तो इनमें कितना खर्चा किया जाए, आपस में इनमें संबंध बना के चलना होता है कि हमको इतना % खर्च प्राथमिक शिक्षा पे, माध्यमिक शिक्षा पे, तो इनकी व्यवस्था करना, इनके वित्त की व्यवस्था करना कि इनकी शिक्षा पर कौन खर्च करेगा, ठीक है, इनकी शिक्षा पे कौन खर्च करेगा, इनकी शिक्षा पे कौन खर्च करेगा, कितना कितना आपस में इनमें वो बनाया जाता है सीक्वेंस की शिक्षा इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से दी जाए कि जिससे शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सके, ठीक है। इनमें आपस में रिलेशन होता है कि माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, इनके लिए वित्त की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, फिर किस तरीके से ऐसा इसमें तालमेल बनाया जाए कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सके, और जो इसके परिणाम हैं कि सभी को शिक्षा, इनके मूल्यांकन का प्रभाव भी किया जाए। यदि इनमें कुछ कमी रह रही है, सभी के जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उसमें फिर से इसके बजट में इसका बजट में देखा जाता है कि किस चीज़ में कमी रह रही है। तो इनके सीधा ये होता है कि शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा क्या है। तो यही है कि जैसे हम कोई स्कूल होता है, ठीक है, स्कूल होता है, इसमें शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक इस लेवल का स्कूल मान लीजिए, ठीक है, प्राथमिक स्कूल में, तो इसमें कितने खर्च होते हैं, बच्चों की फीस होती है, ठीक है, फीस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके बाद अलग से इसमें फीस में कौन कौन सी, केवल बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं, जो इसमें आपका मेंटेनेंस चार्ज भी जुड़ा होता है, मेंटेनेंस चार्ज भी होता है इसमें आपका, जो बस से बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, या और कोई साधन से आ रहे हैं, तो परिवहन का भी पैसा जुड़ा होता है, ठीक है, स्कूल की व्यवस्था की लाइट का होता है। तो ये सब कहाँ से निकालती हैं, ये सब बच्चों की फीस से निकाला जाता है। और जैसे जो शिक्षक होते हैं, इनका चार्ज देना होता है, तो इनके वित्त की व्यवस्था, ठीक है, इस तरीके से कि पूरा जब हम बजट बनाते हैं, बजट बनाकर कार्य करते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, स्कूल अच्छे से चलता है। यदि हम ये बजट नहीं बनाएंगे तो किस तरीके से काम करेगा हमारा जो स्कूल होगा, किस तरीके से काम करेगा। इसमें कई चीज़ें होती हैं, हमको किताबों की व्यवस्था करनी होती, लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी होती, कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा दी जा रही है बच्चे स्कूल में, लाइब्रेरी बनाई जाती है, प्रयोगशालाएँ होती हैं, ठीक है। तो ये सब स्कूलों में जो शिक्षा ये व्यवस्था होती है, तो इसके लिए क्या पैसा लगता है। तो पैसा कहाँ से आता है, इसी को वित्त कहते हैं। जो पैसा कहाँ से आता है और किस तरीके से हम व्यवस्था करें कि इस तरीके से ऐसी शिक्षा शैक्षिक में व्यवस्था करें कि जो सारी चीज़ें हैं ये सब बजट बनाएं, बजट के हिसाब से इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ के रखें कि हमारा बजट जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए, जितना हमारा बजट है उसी के अंतर्गत हम इन सारी व्यवस्थाओं को रख सकें, ठीक है। इसके बाद शैक्षिक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत 3 इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया आपका पर्याप्तता, दूसरा हो गया आपका न्याय संगतता, और तीसरा हो गया आपका दक्षता, ठीक है। तो ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं इसके अंतर्गत। जैसे शैक्षिक वित्त व्यवस्था की जब हम अवधारणा करते हैं, शैक्षिक वित्त व्यवस्था जो हम बजट बनाते हैं, तो इसमें किन किन चीज़ों को देखते हैं। जैसे पर्याप्तता, जो पहला बिंदु होता है आपका पर्याप्तता, दिख रहा होगा सभी लोगों को। पर्याप्तता से मतलब होता है कि जो हमारा शैक्षिक व्यवस्था का पूंजी होती है, ठीक है, जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था की पूंजी होती है। शैक्षिक वित्त में पूंजी होती है, पूंजी की उस मात्रा से होता है कि जैसे हम किसी भी पूंजी को रखते हैं अपने शैक्षिक शिक्षा को ग्रहण करने में। यदि हम किसी स्कूल की मान लीजिए फीस रखते हैं, ठीक है, तो फीस इस तरीके की होनी चाहिए कि वो सभी विद्यार्थियों के लिए आसानी से दे सकें, पे कर सकें। तो इस तरीके की मतलब पर्याप्तता से मतलब आपका वही है कि जो शैक्षिक वित्त व्यवस्था में पूंजी से होता है, कि पूंजी से होता है, शैक्षिक वित्त की पर्याप्तता से तात्पर्य आपका पूंजी से होता है। और उस मात्रा से होता है कि जो बच्चे हैं, जैसे उच्च शिक्षा उनको पाना है, तो उच्च शिक्षा के लिए उनको जितने वित्त को देना है, वित्त से मतलब आपकी फीस, जो फीस उनको देनी है वो ऐसी हो कि वो आसानी से उसको पे कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसी ना हो कि मान लीजिए बहुत जो हाई लेवल के जो अपर क्लास के व्यक्ति हैं वो पे कर पा रहे हों। तो जो फीस हो, जो पर्याप्तता हो, वो ऐसी हो कि सभी बालक उच्च शिक्षा के लिए उस वित्त को दे सकें, ठीक है, आसानी से उनको सुलभ हो सके, मतलब सभी के लिए पर्याप्त वो शिक्षा ले सकें अपना उतना वित्त देकर। जैसे कोई भी स्कूल में होती है, हम जब एडमिशन लेते हैं, BA में लेते हैं या MA में लेते हैं या प्राथमिक लेवल पे लेते हैं, तो हमको फीस जमा करनी होती है, मान लीजिए 100 रुपये। तो 100 रुपये एक ऐसी राशि रखी जाती है कि ये जो ज़्यादा से जैसे 2-3 क्लास होती है आपकी, लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है और अपर क्लास होती है। तो ये इसमें केवल ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग उस व्यक्ति को उस फीस को दे सकें,
जैसे देखिए 100 रुपये जो हायर क्लास का व्यक्ति होगा वो तो आराम से दे लेगा, मिडिल क्लास का व्यक्ति होगा ठीक है वो भी दे लेगा, लेकिन जो सबसे नीचा व्यक्ति होगा, जो लोअर क्लास का व्यक्ति होगा, उसको देने में कठिनाई होगी। तो इस तरीके से मान लीजिए ऐसे की जाती, यदि लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो इसको और घटाया जाता है शिक्षा के अनुरूप, ठीक है। तो वित्त की व्यवस्था ऐसी हो कि सभी लोग आसानी से उसको पा सकें, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका न्याय संगतता। तो न्याय संगत में क्या होता है कि शिक्षा इस तरीके से दी जानी चाहिए कि किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका यही है कि न्याय संगतता। तो न्याय संगतता में यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर एवं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही स्त्री पुरुष के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि स्त्रियों के लिए अलग हो और पुरुषों के लिए अलग हो। मतलब न्याय होना चाहिए, सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे देश में जैसे आर्थिक एवं सामाजिक स्तर से जो हमारा देश पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो सामाजिक लेवल से हो, चाहे वो आर्थिक लेवल से हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर लोगों के लिए शिक्षा दूसरी हो और गरीब लोगों के लिए दूसरी शिक्षा हो। तो अमीर एवं गरीबी को देखकर शिक्षा ना हो, न्याय संगतता सभी के साथ जो है शिक्षा न्याय के साथ दी जानी चाहिए। तो सामाजिक स्तर एवं आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। तो जो मतलब ऐसा नहीं है कि पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, पिछड़े वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था ना हो, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को न्याय संगतता कहा गया। अगला आपका आता है दक्षता, ठीक है। अगला आपका आता है दक्षता। दक्षता मतलब इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफिशियंसी, इसको इक्विटी, ठीक है। दक्षता इफिशियंसी, इफिशियंसी से मतलब है आपका कि दक्षता जो शिक्षा के लिए हमने जो बजट का निर्धारण किया है उससे जो शिक्षा हमको मिल रही है, उससे जो हमको शिक्षा मिलेगी वो ऐसी होनी चाहिए कि हमको आर्थिक रूप से तो समृद्ध बनाए ही बनाए, लेकिन हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, व्यक्ति को एक व्यक्ति बनाए। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको इसमें आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए केवल हमको मशीनों की शिक्षा दी जानी चाहिए, केवल मशीनी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। केवल हमको पैसे कमाने की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, पैसे कमाने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाने के साथ साथ व्यक्ति में व्यक्तिगत गुणों का, व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक रूप से उसका सामाजिक विकास करना चाहिए कि जिससे वो अपने समाज में के साथ व्यवस्थित रूप से रह सके, और इसके साथ साथ नैतिक विकास का भी, नैतिक विकास को भी करना चाहिए कि समाज में व्यक्ति एक दूसरे के साथ नेतृत्व के साथ रह सके, नैतिक उसकी भावना हो। तो नैतिक विकास होना चाहिए और सामाजिक विकास भी होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों का भी विकास होना चाहिए, और इसमें आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए। केवल इन्होंने कहा कि दक्षता से तात्पर्य, एफिशिएंसी से तात्पर्य केवल ये नहीं है कि जो व्यक्ति हो वो आर्थिक समृद्धि की शिक्षा दी जाए, उसके साथ साथ उसमें नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक विकास एवं उसके चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व के गुणों का विकास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये जो पॉइंट था आपका हो गया इसमें कि शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी जो चीज़ इसमें रह गई होगी, अभी मैं जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगी तो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसके बहुत क्वेश्चन हैं जो आपके सेकंड पेपर यूजीसी नेट के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे करवाऊंगी। अगला आपका आएगा सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था, ठीक है, ठीक है। तो आपका अगला टॉपिक है सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त की व्यवस्था। सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर, स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त की व्यवस्था, ठीक है। तो हमारे जो भारत में है, भारत में शिक्षा कहाँ कहाँ से शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था कौन कौन करता है, तो भारत में शिक्षा वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हम बात करेंगे। कि देखिए दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला होता है आपका बाह्य स्रोत, दूसरा होता है आपका आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत या घरेलू स्रोत बोलते हैं इसको, ठीक है, घरेलू स्रोत बोलते हैं। तो जैसे बाह्य स्रोत क्या होता है, बाह्य स्रोत जहाँ पे
क्या कि जो शिक्षा के लिए व्यवस्था कौन करता है, कि जो हमारी राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, विश्व बैंक होते हैं, जो हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। कैसे? ऋणों के रूप में देते हैं, ठीक है, और उसको ब्याज पर जो हम पैसा देते हैं, तो पैसे को बहुत उच्च काफ़ी टाइम में और बहुत कम ब्याज पर जो हमको पैसा देते हैं, किसके लिए? शिक्षा के लिए, ठीक है। ब्याज बहुत कम लेते हैं और समय की अवधि बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही कम ब्याज पर हमको पैसा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, तो शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करती हैं। तो बाह्य स्रोतों में कौन कौन से आ जाएंगे? बाह्य स्रोतों में आपका आ जाएगा ऐड, मान लीजिए इसमें यह सहायक, ठीक है, सहायता, 4 स्रोत होते हैं। दूसरा होता है आपका ऋण, अन्य एवं निजी, ठीक है। तो ऋण को इसमें लोन बोलते हैं इंग्लिश में, अन्य को इसमें बोलते हैं अदर्स एवं निजी प्राइवेट, ठीक है। सॉरी, निजी इसमें नहीं होगा, ठीक है, निजी इसमें नहीं होगा, 3 ही होंगे इसके। कि बाह्य स्रोतों के अंतर्गत ऐड आ जाएगा सहायता, जो हमको अनुदान दिया जाता है, ठीक है, ऋण लोन दिया जाता है, कि जैसे हम अपने पैसे जो ब्याज पैसा लेते हैं, बहुत ही कम हम ब्याज पे हमको पैसा दिया जाता है शिक्षा की व्यवस्था के लिए, शिक्षा में की सुविधाओं को देने के लिए। तो बाह्य स्रोत होते हैं शिक्षा की व्यवस्था। जो भारत में शिक्षा के वित्त स्रोत कौन कौन से हैं, कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिलता है, केवल यही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है कि भारत में जो शिक्षा के लिए हमको कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है और कौन कौन शिक्षा की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा बाह्य स्रोत होते हैं, इसमें क्या आपका ऐड होते हैं कि सहायता दी जाती है, ठीक है, ऋण होते हैं, लोन दिया जाता है, अन्य एवं अन्य अदर्स होते हैं, जैसे हमारी राष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, जो शिक्षा के लिए हमको ऋण देती हैं, जो शिक्षा के लिए हमको अनुदान देती हैं ऋण के रूप में, ठीक है। बहुत ही राशि लंबी अवधि के लिए अत्यंत न्यूनतम ब्याज दर पर दी जाती है, कि मतलब बहुत ही लंबी राशि, बहुत जो राशि होती है वो बड़ी होती है और बहुत ही लंबी अवधि के लिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए हमको बहुत कम ब्याज दर पर दी जाती है। इसके बाद आपके आते हैं आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे आपका निजी हो गया, सरकारी हो गया, ठीक है, जैसे जो निजी कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं और सरकारी कॉलेज होते हैं। जो सरकारी संस्थाएं होती हैं या निजी संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं एवं सरकारी संस्थाएं, तो ये शिक्षा की वित्त की व्यवस्था करती हैं। शिक्षा की व्यवस्था ये जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं कैसे करती हैं, कि जो बच्चों से फीस ली जाती है, ठीक है, फीस के रूप में करती हैं, दान के रूप में, कुछ लोग दान में देते हैं निजी संस्थाओं को, ठीक है, फीस के रूप में। इसके बाद इसमें इसका होता है कि मेंटेनेंस चार्ज होता है, ठीक है, गिफ्ट के रूप में, ठीक है, यहाँ पे इसका मेंटेनेंस चार्ज भी जुड़ जाता है। क्या होता है कि जैसे दान हो गया, आपका कोई दान दे देता है फीस के रूप में, जो हम छात्रों से जो फीस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे शिक्षा की व्यवस्था ही तो होती है। क्यों लेते हैं? कि हम उससे अपना क्या, कि फीस से अपने जो हमारी संस्थाएं हैं शिक्षा की व्यवस्था को अच्छे से रख सकें, उसमें मैनेजमेंट कर सकें, और वहाँ का मेंटेनेंस चार्ज भी जुड़ा होता है। मेंटेनेंस चार्ज हमसे अलग से लिया जाता है, कि कितना अच्छा मेंटेनेंस दिया जा रहा है तो उसका चार्ज अलग से लिया जाता है। उसमें क्या होता है, इसके बाद आपका कुछ गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, ठीक है, उसको प्रतिपालन बोलते हैं, प्रतिपालन हिंदी में, इसी को इंग्लिश में मेंटेनेंस चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा गिफ्ट के रूप में, ठीक है, उपहार के रूप में एवं और अदर कई चीज़ों के रूप में हमको यहाँ पे शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सरकारी। तो सरकारी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सरकारी में आपकी 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक का हो गया आपका सरकारी, गवर्नमेंट हो गया, दूसरा आपका अर्ध सरकारी, ठीक है, अर्ध सरकारी हो गया। तो इसको जैसे गवर्नमेंट हो गया, इसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शिक्षा की व्यवस्थाएं हमको मिलती हैं। यहाँ पे शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था होती है कि सरकारी होती है, अर्ध सरकारी होती है। तो यहाँ पे क्या, इसको गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्या हमको शिक्षा की व्यवस्था होती है और यहाँ पे शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था भी होती है। तो वित्त की व्यवस्था से यही मतलब है कि हमको सभी के लिए शिक्षा किस तरीके से हमको सुलभ करानी है, कि हमको किस तरीके से आपका मेंटेनेंस करना है, कि जो प्राइवेट संस्थाएँ होती हैं, निजी संस्थाएँ होती हैं, गवर्नमेंट सभी तरीके की संस्थाएँ चलाई जाती हैं हमारे देश में, कि जैसे जो शिक्षा है सभी के लिए हो सके। केवल यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि कुछ बाह्य स्रोत होते हैं, कुछ आंतरिक स्रोत
स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत वही होते हैं जो हमारे देश के ही होते हैं, और जो बाह्य स्रोत होते हैं हमारे देश के साथ साथ हमको बाहर से भी उनके लिए शिक्षा के लिए धन को दिया जाता है। पैसे वो हमको बाह्य स्रोतों के माध्यम से भी मिलता है, जैसे एड के रूप से, सहायता के रूप में, ठीक है, हमको सहायता देते हैं ऋण के रूप में, लोन के रूप में एवं अदर्स के रूप में, ठीक है, दे देते हैं कई चीज़ों के रूप में। तो इसके बाद आपका सरकारी हो गया एवं अर्ध सरकारी हो गया, ठीक है। तो सरकारी में आपके दो चीज़ें आ जाएंगी, सरकारी में आपके केंद्र आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, एवं राज्य सरकार एवं स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो दो जगह आपकी देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होते हैं और स्टेट विश्वविद्यालय भी होते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो यहाँ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं इनकी व्यवस्था कौन, इनके वित्त पोषण की व्यवस्था कौन करता है, यहाँ पे शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। राज्य में स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे इनके जो राज्य कॉलेज होती हैं, राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, यहाँ पे कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो शिक्षा के वित्त की व्यवस्था यहाँ पे ये अलग अलग करते हैं। एवं अर्ध सरकारी, जैसे अर्ध सरकारी हो गया, तो ये जैसे अर्ध सरकारी, यहाँ पे हम जो अर्ध सरकारी है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जैसे जिला हो गया, ठीक है, नगर हो गया एवं पंचायत हो गई, ठीक है। तो जो अर्ध सरकारी के रूप में होता है हमारा कि जिला हो गया, नगर हो गया, पंचायत होंगी, इनमें अलग अलग इनकी जो यहाँ पे जो शिक्षा की वित्त की व्यवस्था ये लोग करते हैं, जिला, नगर एवं पंचायतें, ठीक है। तो अर्ध सरकारी जो यहाँ पे जो कॉलेज होते हैं, यहाँ पे जो संस्थाएं होती हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे जो वित्त की व्यवस्था, जो पैसे की व्यवस्था कौन करता है, ये 3 लोग करते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को आप बना लेना और इन चीज़ों को थोड़ा याद रख लेना। इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि जो शिक्षा, भारत में शिक्षा के वित्त के स्रोत हैं, तो बाह्य स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और घरेलू स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो घरेलू स्रोतों में 2 होते हैं, निजी होती है, प्राइवेट होता है एवं पब्लिक होता है, ठीक है। यहाँ पे सरकारी ना करके आप पब्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सरकारी आपका नीचे आ गया, पब्लिक हो गया, ठीक है। एक प्राइवेट हो गया, दूसरा आपका पब्लिक हो गया, ठीक है, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया। तो निजी में कौन कौन करता है और एवं सरकारी में कौन कौन करता है। तो इस तरीके से आपका चार्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे आपका ये टॉपिक था सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त की व्यवस्था, तो इसके अंतर्गत आपका यही सब आ जाएगा कि सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर हमको शैक्षिक वित्त की व्यवस्था कहाँ कहाँ से होती है। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा आपको भी होती है, राज्य सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। अर्ध सरकारी जो होते हैं गवर्नमेंट, जिला के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा, ठीक है। और स्थूल स्तर पर बाह्य स्रोतों के माध्यम से, एड के माध्यम से, ऋण के माध्यम से एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से। तो जहाँ जहाँ से हमको शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था होती है तो उसी को सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त की व्यवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत इसी को रखा जाता है कि जो हमें सूक्ष्म स्तर पर भी जो राशि प्राप्त हो रही है और एवं स्थूल स्तर पर भी जो हमको राशि प्राप्त हो रही है शिक्षा की वित्त की व्यवस्था के लिए, जहाँ कई स्रोतों के माध्यम से, तो इसके अंतर्गत इसी को रखा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट को और लिख लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे और लिख दीजिए, जो हमारी भारत सरकार है वर्तमान समय में, जो प्रेजेंट टाइम पे है, जो जीडीपी का 3% शिक्षा के बजट के रूप में खर्च करती है। इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमारी जो भारत की सरकार है वो जीडीपी का कितने % शिक्षा पर खर्च करती है। तो जीडीपी का 3% शिक्षा के बजट के रूप में खर्च होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बजट निर्माण की संकल्पना, आपके टॉपिक में है बजट निर्माण की संकल्पना, ठीक है। तो बजट निर्माण की संकल्पना के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा कि किसी भी चीज़ में हम किसी भी कोई भी योजना बनाते हैं तो आय और व्यय का संतुलन रखना, चाहे हम वो छोटे स्तर पर बनाएं या राष्ट्रीय स्तर पर बनाएं। जब हम छोटे स्तर पर बनाते हैं तो हमारे घर की जितनी आय होती है उसी के प्रकार उसी हिसाब से हम व्यय करते हैं, तो क्या है कि हमारा घर अच्छे से चल सकेगा। ऐसा ही यहाँ पे कि बजट निर्माण की संकल्पना जो हमारी राष्ट्रीय आय है, यदि हम कोई योजना बना रहे हैं तो अपनी आय को देखना और उसके व्यय का अनुमान लगाना कि यदि हम कोई योजना बना रहे हैं, यदि हम कोई विद्यालय खोल रहे हैं या विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो हम उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हमारी उसमें आय कितनी है, ठीक है, और हम कितना व्यय कर रहे हैं। यदि हम आय और व्यय के अनुमान को देख के उसका संतुलन देख के हम कोई योजना बनाएंगे तो हमें उसमें
सफलता प्राप्त होगी। यदि हम इसको नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि हमको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो बजट निर्माण की संकल्पना से आपका यही मतलब है कि हमें अपनी जो सरकार है उसकी जो इनकम है, ठीक है, जो उसके पास जो पैसा है वो कितना है और वो जो खर्च कर रही है वो कितना कर रही है, तो हमें अपने आय के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। तो चाहे जैसे हमने घरेलू, इसीलिए हमको इसमें जो अर्थशास्त्रीय शिक्षा हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि जो स्कूल हैं अब इनको व्यावसायिक शिक्षा के रूप में देखने लगे हैं, कि व्यावसायिक रूप से देखने लगे हैं, तो हमको अपने जो एजुकेशन सिस्टम पे कितना खर्चा करना है, यदि हम इनका संतुलन बना के रखेंगे तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो अच्छी होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, कि जो हमारी सरकार की प्राप्ति जो धन है और उसका जो अनुमानित व्यय है उसका विवरण होता है, कि जो हम खर्च कर रहे हैं, हमारे पास पैसा कितना है और हम खर्चा कितना कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हम कोई भी योजना बनाते हैं तो योजना बनाने के पहले सबसे पहले आवश्यक होता है कि उस योजना के संबंध में सभी आय और व्यय का अनुमान लगाएं। ये हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। यदि हम कोई योजना बना रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी जितनी आय है उसका व्यय कितना है, ठीक है। आय और व्यय का अनुमान लगाएं। कोई भी योजना बनाने के पहले हमको आय व्यय का संतुलन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यदि हमें कोई विद्यालय खोलना है या कोई भी संस्था खोलनी है, ठीक है, तो उसके लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन कहाँ से आएगा, ठीक है, वहाँ की धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसमें कितना, ठीक है, धन खर्च होगा। इसके बाद उसका जो परिणाम होगा, ठीक है, उसका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो निष्पादन की रूपरेखा होगी वो भी हमें, जैसे कोई विद्यालय खोल लिया, मान लीजिए हमने उसमें 1 लाख रुपये लगाया, ठीक है, 1 लाख रुपये लगाया। जब 1 लाख रुपये हमने उसमें लगा दिया तो हमें उसमें यदि सफलता नहीं मिलती है, ठीक है, 1 लाख रुपए नहीं लगा दिया, यदि उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, उसकी जो प्रभाव होते हैं, उसका जो निष्पादन होता है वो नहीं अच्छा होता है। क्यों? यदि उसमें जो शैक्षणिक वित्त की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी सारी को लेके हम नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी स्कूल खोलेंगे तो उसमें हमें शिक्षकों की फीस देनी पड़ेगी, हैं, वहाँ पे जो विषय जो पुस्तकें होंगी उनके लिए रखना पड़ेगा, जो स्कूल होगा, पूरा एक भवन होगा उसका निर्माण करवा, तो इस सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि हमको इसमें हम ये मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमको हानि हो जाएगी। यही चीज़ है कि हमको अपने आय और व्यय की व्यवस्था करना। यदि मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए है और हमने 1 लाख रुपए पूरा लगा दिया तो फिर क्या होगा, यदि हमको और कहीं से ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो बजट यही कहता है कि कोई भी योजना बनाने से पहले हमें अपने आय और व्यय का अनुमान लगा लेना चाहिए कि हम जो कितना हमारी आय है और हम कितना खर्च कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो या घर पे रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि वर्तमान समय में भारत में जीडीपी का 3% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि बजट निर्माण क्या होता है, कि बजट निर्माण के माध्यम से यदि हम कोई बजट बनाते हैं तो उससे हमारी शिक्षा की व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से चलती रहती है। अब हम इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के पेपर